हेलो एवरीवन, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसने आजकल काफी सुर्खियां बटोरी हैं, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। बिल्कुल, दावे बहुत बड़े हैं और चिंताएं उससे भी बड़ी। आज हम अपने सोर्स मटेरियल के जरिए इस पूरे विवाद की तह तक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर से, 6 करोड़ 60 लाख। सोचिए, इतने सालों से, यानी जब धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, तब से द लेदरबैक सी टर्टल यहाँ सर्वाइव कर रहा है। सही कहा आपने। और पता है, इन टर्टल्स का जो सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है ना, वो भारत के ग्रेट निकोबार आइलैंड की गलाथिया बे में ही है। लेकिन हमारे सोर्स के मुताबिक करोड़ों सालों तक हर मुश्किल झेलने वाला ये जीव आज एक बिल्कुल नए और मॉडर्न खतरे के सामने खड़ा है। और वो खतरा जुड़ा है एक और बहुत बड़े नंबर से, 81,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये इस प्रपोज्ड मेगा प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है। और अगर सच कहूं तो यहीं से इस पूरे विश्लेषण का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू होता है। इतनी भारी भरकम रकम का ये प्रोजेक्ट एक बेहद नाजुक और सेंसिटिव इकोसिस्टम के बिल्कुल बीचों बीच बनाया जा रहा है। तो इस एक्सप्लेनर में हम किन किन चीजों को डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मेगा प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या। उसके बाद हम इसकी पर्यावरण और इंसानी कीमत को देखेंगे। फिर बात होगी उन गड़बड़ियों की जो इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल प्रोसेस में हुई हैं। और हाँ, जियोपॉलिटिक्स, मलक्का स्ट्रेट, चाइना के ऑल्टरनेटिव रूट्स और आखिर में इस प्रोजेक्ट के असली मकसद पर भी गहराई से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेयर से शुरुआत करते हैं, द मेगा प्रोजेक्ट। आखिर इस बिल्कुल अछूते और शांत से आइलैंड पर ऐसा क्या बनने जा रहा है जिसने इतनी बहस छेड़ दी है। देखिए, इस प्रोजेक्ट के मेनली 4 हिस्से हैं। एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ड्यूअल यूज मिलिट्री और सिविलियन एयरपोर्ट, एक 450 MBA का पावर प्लांट और सबसे बड़ी चीज एक कमर्शियल टाउनशिप। और इस टाउनशिप को लेकर सबसे ज्यादा हैरानी होती है। प्लान ये है कि यहाँ करीब 3.5 से 6.5 लाख लोगों को बसाया जाएगा। सोर्स बताता है कि इसका पहला फेज 2028 तक शुरू होना है। अब आप खुद सोचिए, इतने सारे लोगों का एकदम से वहां आना उस डेलिकेट इकोसिस्टम को कैसे इंपैक्ट करेगा। और यहीं से हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, पर्यावरण और इंसानी कीमत। मतलब एक तरफ विकास के बड़े बड़े वादे हैं और दूसरी तरफ तबाही की बहुत ही सीरियस चेतावनियां। अगर हम सरकारी एस्टिमेट्स को देखें तो कहा जा रहा है कि सिर्फ 1.82% जंगल कटेगा। सुनने में लगता है कि यार ये तो बहुत कम है, लेकिन रुकिए, सोर्स के जो इंडिपेंडेंट डेटा हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। ये जो 1.82% है ना, ये पूरे अंडमान और निकोबार का है। अगर सिर्फ ग्रेट निकोबार की बात करें तो उसका 15% हिस्सा इससे अफेक्ट होगा। जहां सरकार कह रही है कि 7 लाख पेड़ कटेंगे, वहीं इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का दावा है कि करीब 1 करोड़ प्राचीन पेड़ काटे जाएंगे। ये पेड़ उस पूरे इलाके के लिए एक नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 29। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 2011 के सेंसस के मुताबिक इस आइलैंड पर रहने वाली शोम्पेन जनजाति के लोगों की कुल आबादी सिर्फ 29 रिकॉर्ड की गई थी। सोचिए, सिर्फ 29 लोग। और इसी वजह से हमारे सोर्स में एक बहुत ही परेशान करने वाला कोट मेंशन्ड है। 13 इंटरनेशनल जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि अगर ये आइसोलेटेड जनजाति बाहरी दुनिया के संपर्क में आई तो उनके लिए ये एक डेथ सेंटेंस साबित होगा। उनका इम्यून सिस्टम हमारी आम बीमारियों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक छोटी सी बीमारी भी उन्हें पूरी तरह खत्म कर सकती है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का जो नुकसान है वो भी बहुत बड़ा है। जो गैलाथिया बे अभी 3 किलोमीटर चौड़ी है, पोर्ट बनने के बाद वो सिमट कर सिर्फ 300 मीटर रह जाएगी। बिल्कुल, और सोर्स का ये भी दावा है कि इसकी वजह से 16,000 से ज्यादा कोरल कॉलोनियां तबाह हो जाएंगी। सरकार कह रही है कि हम इन्हें कहीं और रिलोकेट कर देंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे सीधा सीधा साइंटिफिक मैडनेस कह रहे हैं और इसका सीधा असर वहां रहने वाले निकोबार मकाक जैसे दुर्लभ जानवरों पर भी पड़ेगा। अब ये सब सुनकर किसी के भी दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि भाई जब इतने बड़े इकोलॉजिकल खतरे सामने हैं तो इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल आखिर मिल कैसे गया। चलिए प्रोसीजरल रेड फ्लैग्स की बात करते हैं। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो 1997 में गैलाथिया बे को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। फिर 2020 में सरकार ने वहां के कोरल रीफ्स की प्रॉपर मैपिंग भी की। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। सोर्स का आरोप है कि 2021 में अचानक से इसका सेंचुरी का दर्जा हटा लिया जाता है और नक्शों से कोरल रीफ्स को मानो गायब ही कर दिया जाता है। सोर्स के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया ताकि इकोलॉजिकल डैमेज की असली तस्वीर किसी के सामने ना आ सके। नियमों को कैसे बाईपास किया गया, इस पर भी सोर्स बहुत गंभीर दावे करता है, जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को ही इग्नोर कर दिया गया। एकदम सही। बताया जाता है कि जिस ग्राम सभा से इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल लिया गया, उस मीटिंग में एक भी आदिवासी मेंबर मौजूद नहीं था। और तो और जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है, जिसमें अक्सर महीनों लग जाते हैं, उसे जल्दबाजी में सिर्फ 6 से 7 दिनों के अंदर ही निपटा दिया गया। तो सवाल ये है कि जब इतने सारे लूपहोल्स हैं और पर्यावरण को इतना नुकसान है तो इसे जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है। यहाँ एंट्री होती है जियोपॉलिटिक्स की। सरकार का मेन आर्गुमेंट है नेशनल सिक्योरिटी और चाइना की ट्रेड रूट को रोकना। इस बात को समझने के लिए थोड़ा ज्योग्राफी समझना जरूरी है। एक टर्म है स्ट्रेट, यानी जल डमरू मध्य। बेसिकली ये पानी का एक बहुत संकरा रास्ता होता है जो 2 बड़े समुद्रों को आपस में जोड़ता है। अगर आपको किसी दुश्मन देश का ट्रेड या नेवी रोकनी है, जिसे चोक करना कहते हैं, तो उस संकरे हिस्से पर आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अब क्लेम ये किया जाता है कि ग्रेट निकोबार में बेस बनाकर भारत मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है और चाइना को रोक सकता है। लेकिन सोर्स के ज्योग्राफिकल डेटा के हिसाब से रियलिटी कुछ और ही है। मलक्का स्ट्रेट का जो असली 2.8 किलोमीटर चौड़ा चोक पॉइंट है वो असल में सिंगापुर के पास है और वो जगह ग्रेट निकोबार से करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर से आप किसी स्ट्रेट को चोक नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली नहीं है। और एक बात और, सोर्स का ये भी दावा है कि ये जो चाइना का मलक्का डिलेमा या मलक्का का डर है ना, ये अब काफी आउटडेटेड बात हो गई है। चाइना ने पिछले 20 सालों में चुपचाप अपने कई सारे बैकअप प्लान्स तैयार कर लिए हैं। चलिए आपको उनके ऑल्टरनेटिव्स बताते हैं। म्यांमार से होकर जाने वाली ऑयल पाइपलाइंस बन चुकी हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक भी उनके पास है। इसके साथ ही चाइना अब सेंट्रल एशियन देशों से सीधा तेल इंपोर्ट कर रहा है। यूरोप तक जाने वाले ट्रेन कॉरिडोर्स और आर्कटिक ओशन के रास्ते, पोलर सिल्क रोड भी उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो सोर्स का पॉइंट ये है कि अगर मलक्का चोक हो भी जाता है तो भी चाइना रुकने वाला नहीं है। तो जब ये जियोपॉलिटिकल वाला एंगल इतना सॉलिड नहीं लगता तो फिर 81,000 करोड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट के पीछे की असल कहानी है क्या। अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, द रियल मोटिव, विकास या फिर कुछ और।
यहाँ सोर्स एक बहुत ही क्रिटिकल पॉलिटिकल एनालिसिस सामने रखता है। उनका दावा है कि ये जो जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी का नैरेटिव सेट किया गया है, ये सिर्फ एक बहाना है। सोर्स का ये भी कहना है कि सरकार के जो रीसेंट डिप्लोमेटिक और कल्चरल मूव्स रहे हैं, उनसे ये साफ दिखता है कि वो चाइना से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन या सीधा टकराव नहीं चाहते। ऐसे में नेवल ब्लॉकेड जैसी एक्सट्रीम चीज करना तो बहुत दूर की बात लगती है। और सबसे बड़ा स्मोकिंग गन साबित होते हैं ये नंबर्स। मिलिट्री बेस के नाम पर जो जमीन एक्वायर की जा रही है, जरा देखिए उसका यूज कहां हो रहा है। 116 स्क्वायर किलोमीटर में से लगभग 115 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ एक कमर्शियल टाउनशिप के लिए है। बिल्कुल, और प्रोजेक्ट के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें साफ तौर पर कसिनो, रिजॉर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसी चीजों का जिक्र है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाने वाली 11 कंपनियों में अडानी पोर्ट्स का नाम भी शामिल है। सोर्स के मुताबिक ये सब देखकर साफ लगता है कि पूरा फोकस कमर्शियल इंटरेस्ट पर है, ना कि मिलिट्री पर। तो घुमा फिराकर अगर इस पूरे एक्सप्लेनर के कंक्लूजन की बात करें, तो सोर्स के मुताबिक ये सीधा सीधा एक बायोस्फीयर रिजर्व में कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन का मामला है। सोर्स का फाइनल टेक अवे यही है कि नेशनल सिक्योरिटी का टैग लगाकर एक बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम और वहां के मूल निवासियों की जमीन को इंडस्ट्रियल और कमर्शियल फायदों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी के साथ हम आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। क्या मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का ये वादा इस प्राचीन इकोसिस्टम और उन आदिवासियों की जिंदगी की कीमत से बढ़कर है? एक ऐसी कीमत जो शायद एक बार चुका दी गई तो फिर कभी वापस नहीं मोड़ी जा सकेगी। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और हर पहलू पर अपनी नजर बनाए रखिए।